हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो आपका 4th चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हम ध्यान से देंगे, क्योंकि इसमें से भी अगर देखा जाएगा तो एक दो क्वेश्चन तो जरूर ही पूछ देता है, जिसमें बेसिक नॉलेज है कि मेंडल कौन था, उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, कब किया था, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जीन्स क्या है, इन सारी चीजों के बारे में बात की गई है। तो चलिए बच्चे, ये हमारा पहला क्वेश्चन दे रहा है। देखो, कह रहा है कि बेटसन ने आनुवंशिक हेट्रोजाइगोटिक तथा होमोजाइगोट शब्द दिए थे, यानी कि जो बेटसन वैज्ञानिक था इसने जीन का नाम और शब्द भी इसी ने दिया था। दूसरा कह रहा है कि लैंड स्टीनर ने मानव रुधिर ABO की खोज की, जबकि AB वर्ग की खोज डी कैस्टेलो नामक ने वैज्ञानिक ने की थी। तो बिल्कुल ये हमेशा याद रखिएगा, लैंड स्टीनर नाम का जो वैज्ञानिक था उसने मानव रुधिर जो है वो ब्लड ग्रुप A और B और O की भी खोज की थी, और AB की खोज करने वाला जो था वो आपका डी कैस्टेलो था। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि लिंग निर्धारण निषेचन के समय ही हो जाता है, परंतु संतान का लिंग पिता पर निर्भर करता है, क्योंकि पुरुष में XY जबकि स्त्री में XY गुणसूत्र होते हैं। जैसा कि अगर देखा जाए बच्चों, जैसे ही एक से आपका स्पर्म मिलता है ना, तभी यहाँ पर डिसाइड हो जाता है कि आने वाली जो संतति होगी वो नर होगा कि मादा होगा। और यहाँ पे अगर देखा जाएगा जो पुत्र की प्राप्ति होती है वो नर के ही ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि नर के ऊपर डिपेंड करने का मतलब बच्चों अगर देखा जाएगा इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। अब तो हमें ये नहीं पता है ना कि अब जो 20 से 30 करोड़ जो शुक्राणु पाए जा रहे हैं उनमें से जो आधा आपका X और आधा आपका जो Y हो वो फीमेल के XX के किसी के साथ जाकर फर्टिलाइज करे, ये तो हमें मालूम नहीं है, क्योंकि अगर देखा है फर्टिलाइजेशन हमारा इंटरनल होता है। अब इंटरनल प्रोसेस में अगर देखा है X किसके साथ Y मिल रहा है, अब तो हमें ये मालूम नहीं है, अब हम कह भी नहीं सकते। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, अगर मेल का X फीमेल के अगर X के साथ मिलेगा तो पुत्र की प्राप्ति होगी, अगर मेल का Y अगर फीमेल के X के साथ मिलेगी तो पुत्र की प्राप्ति होगा। लेकिन हमारा समाज क्या होता है, हमारा समाज इस बात को मानता ही नहीं है कि जो पुत्रियों की प्राप्ति हो रही है वो आपके नर के ऊपर डिपेंड करता है। नर का मतलब क्या है कि उसके अंदर XY गुणसूत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लिंग गुणसूत्र का बिल्सन ने प्रस्तुत किया था। हाँ, लिंग गुणसूत्र का जो शब्द है वो बिल्सन नामक वैज्ञानिक था, उसने प्रस्तुत किया था। कह रहा है कि टर्नर सिंड्रोम वाली स्त्रियों में बार का अभाव होता है। ये टर्नर सिंड्रोम जो होता है ना, ये हमारा देखा जाएगा ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर का मतलब अगर देखा जाएगा तो मेंडल के द्वारा मेंडेलिवियन डिसऑर्डर को दो भागों में बांटा गया। एक हमारा ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, दूसरा हमारा अगर देखा जाएगा सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ऑटोसोमल डिसऑर्डर उसे कहते हैं एक से लेकर जो 22 जुड़ा गुणसूत्र होता है, अगर उन गुणसूत्रों के ऊपर अगर कई क्रोमोसोम्स की अगर अधिकता हो गई या कमी हो गई तो वहाँ पे क्या होता है, एक बीमारी होती है जिसे हम ऑटोसोमल क्या नाम है सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। और उनमें क्या होता है, बार का उपस्थित बार का अभाव होता है, मतलब X बार का जो होता है वो अनुपस्थित होता है। कह रहा है कि पुरुष विषम युग्म की होता है, क्योंकि इनमें दो प्रकार के युग्म तथा समान मात्रा में बनते हैं। 50% शुक्राणु में X तथा 50% में क्या होता है Y गुणसूत्र। जी बिल्कुल हाँ, क्योंकि पुरुष में क्या होता है बच्चों X और Y होता है, और फीमेल में क्या होता है XX होता है। तो 50% अगर देखा जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाएगा 30 से 40 करोड़ जो आपके शुक्राणु पाए जा रहे हैं उनमें आधा आपका X होगा और आधा क्या होता है बच्चों Y होता है। लेकिन फीमेल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि फीमेल के अंदर अगर देखा जाएगा 100% जो होते हैं उनके गुणसूत्र X और X ही होते हैं। AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति में अगर देखा जाएगा एंटीजन A तथा एंटीजन B दोनों ही पाए जाते हैं, परंतु एंटीबॉडीज का अभाव होता है। और सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाएगा AB रुधिर वर्ग के लिए तो हमारा क्या है बच्चों, सहप्रभाविता है। सहप्रभाविता में क्या होता है कि जो दोनों जीन होते हैं साथ साथ अपने एक्सप्रेशन अगली पीढ़ी में दिखाते हैं, उन्हीं को ही हम सहप्रभाविता कहते हैं। और सहप्रभाविता में सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो मानव के रुधिर वर्ग में वो भी आपका AB लिया गया, क्योंकि AB जो है आपका ब्लड ग्रुप, इसके अंदर दो एंटीजन है, कैपिटल A और कैपिटल B। और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, जब बच्चे का अंदर ब्लड ग्रुप का निर्माण होगा तो ये A और B दोनों साथ साथ बच्चे के अंदर मतलब उनका जो ब्लड ग्रुप है वो दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किसका प्रयोग किया है, तो देखो मेंडल ने अपने प्रयोग में अगर देखा जाएगा तो मटर पे क्या किया गया, मटर के पौधे पर किए थे। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कुछ पेड़
कुछ पेड़ व जंतुओं में F1 पीढ़ी की संतति में कोई लक्षण पूर्णतः प्रभावी नहीं होता, बल्कि मध्यवर्ती इंटरमीडिएट होता है। इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अपूर्ण प्रभाविता की खोज जो है बच्चों ना मेंडल के मरने के बाद ही हुई थी, क्योंकि मेंडल के मरने के बाद एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था कार्ल लोरेंज। क्योंकि मेंडल के मरने के बाद 3 वैज्ञानिक आए थे, कार्ल लोरेंज, ह्यूगो ड्रिविज और शेरमैन। इन तीनों में से एक वैज्ञानिक जो था कार्ल लोरेंज, उसने एक पुष्प के ऊपर स्टडी किया था। उसका नाम था आपका देखा जाएगा मिराबिलस जलापा। आपका देखा जाएगा एंटीड्राइनम स्पीसीज की प्लांट्स थे, उनके ऊपर जब स्टडी किया, क्योंकि वो पौधे जो थे उनके जो पुष्प हो रहे थे, एक लाल हो रहा था और एक सफेद हो रहा था। तो लाल पुष्प और सफेद पुष्प को आपस में जब मीटिंग कराया तो उसको आने वाली जो संततियों के उनमें जो फ्लावर के कलर थे वो गुलाबी मिला। क्योंकि मेंडल के नियम के अनुसार देखा जाएगा तो यहाँ पे उन्हें लाल मिलना चाहिए, डोमिनेंट है ना, तो लाल मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे डार्क आपका रेड कलर नहीं मिला, लाल कलर नहीं मिला, यहाँ पे मिला पिंक कलर मिला। इंटरमीडिएट यानी कि लाल और सफेद का मिक्सअप मिला, इंटरमीडिएट मिला। तो उन्होंने इस नियम को बताया अपूर्ण प्रभाविता, क्योंकि यहाँ पे मेंडल का नियम लागू नहीं होता है। तो जहाँ मेंडल का नियम लागू नहीं हुआ था कंप्लीट डोमिनेंस में, तो उन्होंने इस नियम को बोला ये क्या है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, जहाँ पे मेंडल का नियम लागू नहीं होता। आनुवंशिकी का पिता कौन है बच्चों? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। इसको हमेशा याद रखना, जेनेटिक्स के फादर यही है और इन्होंने ही मटर के ऊपर स्टडी करके बताया था। आधुनिक आनुवंशिकी का पिता जो है टी.एच. मॉर्गन को कहा जाता है। और अगला है जो आपका सटन और बैवेरी ने सन 1902 में गुरसूत्र द्वारा वंशागति सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया था। जितने सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों सब आप एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए, बाई चांस इसमें से 1-2 क्वेश्चन आ भी जाता है। अगर ना भी आए तो बच्चों ये हमारे नॉलेज के लिए बहुत सही है, क्योंकि आने वाले समय में जब हम BSc करेंगे या NM करेंगे, GNM करेंगे या जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में जाएंगे और हमारा सब्जेक्ट अगर बायोलॉजी रहेगा तो हमें जेनेटिक्स के बारे में जरूर पढ़ना होगा, क्योंकि बिना जेनेटिक्स के आपका बायोलॉजी क्या है बच्चों अधूरा है। जेनेटिक्स हमको जानना जरूरी है, तभी हम बायोलॉजी में आगे बढ़ भी सकते हैं। तो इसीलिए ये छोटे छोटे टर्म्स को आप याद रखेंगे ताकि आपके आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा। अगला क्या रहा है बच्चों, सटन और बैवेरी ने सन 1902 में गुरसूत्र द्वारा वंशागति सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। मेंडल के प्रयोगों के बाद ही अर्धसूत्र विभाजन की खोज हुई थी। अतिनर या क्रिमिनल सिंड्रोम उसे कहते हैं, जिनमें क्या होता है बच्चों वाई गुणसूत्र की अधिकता के कारण ऐसा होता है, क्योंकि सामान्य रूप में क्या होता है बच्चों XY होता है और डबल Y आ जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे अतिनर कहेंगे, यानी कि सुपर मेल के नाम से जाना जाता है। इसके कारण होता है पुरुष में लिंग गुणसूत्र XYY होते हैं, किंतु कुल गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पे क्या होती है बच्चों 7, क्योंकि अगर एक बढ़ जाएगा बच्चों तो मेल के अंदर 46, अच्छा फीमेल उसके अंदर 46, अगर एक Y एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी 47 हो जाएगी। और ये पुरुष जो होते हैं गुस्सेल स्वभाव के होते हैं, कामुक होते हैं तथा अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब हमेशा इनका स्वभाव क्या होता है बदलता रहता है। गुस्सेल और कामुक का मतलब क्या होता है वो दूसरे फीमेल के प्रति अट्रैक्शन दिखाते हैं। और अतिनर क्या होता है, अतिमादा क्या होती है, तो अतिमादा का मतलब होता है सुपर फीमेल। ये स्त्रियां अधिक एक्स गुणसूत्र के कारण बनते हैं, क्योंकि फीमेल के अंदर जो लास्ट गुणसूत्र होता है जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से जानते हैं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या XX होती है, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों ट्रिपल हो जाता है। तो देखो यहाँ पे ट्रिपल हो गया, यहाँ पे 4 प्लाई हो गया, यहाँ पे 5 प्लाई हो जाए, यानी कि 47, 48, 49 गुणसूत्रों का यहाँ पे स्थापना हुई। ये प्रजनन युग के, लेकिन बुद्धि जो होती है इनकी बुद्धू मतलब बुद्धि तो नहीं होती, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम बुद्धू कहते हैं, क्योंकि इनमें गुणसूत्रों की संख्या बच्चों 47 हो गया, 48 हो गया, 49 हो गया, जो एक सामान्य फीमेल को इंडिकेट नहीं करता है। तो ये चीज हमेशा याद रखिए। डाउन सिंड्रोम को पहले मंगोलिज में कहा जाता था, ठीक है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि डाउन सिंड्रोम को हम मंगोलियम के नाम से भी जानते हैं। ये कह रहा है कि माँ की उम्र जो होता है 35 वर्ष से अधिक होने पर नॉन डिस्टंक्शन की संभावना जो होती है बढ़ जाती है, जो ट्राइसोमी का कारण होती है। बिल्कुल सही बात। अगर हम बच्चों जितना ही लेट पर अगर फीमेल का विवाह करते हैं तो उनमें क्या होती है जो मेल के साथ उनके जो क्रोमोसोम्स का मिलन होता है, यानी कि नर और मादा के जो क्रोमोसोम्स मिलते हैं, ये नॉन डिस्जंक्शन के कारण होता है। क्योंकि कभी कभार क्या होती है कि जो गुणसूत्र फीमेल का 23 और मेल का अगर 23 अगर मिल रहा है 46 हो जाता है, बाई चांस कभी कभी क्या हो जाते हैं बच्चों 47 हो जाते हैं, म्यूटेशन के वजह से भी हो जाता है, जो सही नहीं होता। यानी कि जो बच्चा होगा बिल्कुल आपका देखा जाएगा अधिक गुणसूत्रों वाला हो जाएगा, या तो टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा बच्चों डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। ये किसकी वजह से होता है बच्चों, तो ये फीमेल में 35 वर्ष की अवस्था के बाद अगर शादी विवाह कराया जाए तो होती है, ठीक है, क्योंकि केमिकली बॉडी के अंदर क्या होता है बच्चों सारे प्रोसेस होता है, सिस्टम होता है। अब कौन क्या किससे जाके फर्टिलाइज करेगा, शुक्राणु जो मिलेंगे ये कोई नहीं जानता है। तो ये क्या होता है बच्चों बॉडी के हमारा केमिकल
फंक्शन के वजह से ही होता है, जो ठीक ठाक नहीं, यानी कि बच्चा आपका बिल्कुल अस्वस्थ होगा, जो आपके लिए भी नहीं ठीक रहेगा, समाज के लिए भी नहीं ठीक रहेगा, और वो बच्चे के लिए खुद नहीं ठीक है, क्योंकि वो समाज वो अपने आप मानसिक पीड़ा से भी पूरा भरपूर रहेगा, वो ठीक ठाक नहीं रहेगा। और ये बच्चे ज्यादा लंबे समय तक जीते भी नहीं है, 14 से 15 साल। आप बाई चांस अगर जिंदा ही रह जाते हैं तो इनका पूरा देखभाल की जो जिम्मेदारी होती है वो मदर फादर पे ही जाती है, पेरेंट्स पे ही जाती है, और अन्यथा और कोई देख भी नहीं सकता है इन बच्चों को। कह रहा बच्चा है कि मार्गन ने ड्रोसोफिला आपका मेलेनोगैस्ट्रा पर प्रयोग कर संलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत जो है उन्होंने दिया था। तो ड्रोसोफिला क्या बच्चों एक प्रकार की मक्खी है, और इस ड्रोसोफिला मक्खी के ऊपर स्टडी किया गया था, टीएच मॉर्गन ने किया था। जैसे मेंडल ने मटर के ऊपर स्टडी करके बताया था ना कि जो जीन्स होती है अगली पीढ़ी में एक डोमिनेंट बनता है, एक रिसेसिव बनता है, तो टीएच मॉर्गन ने भी ड्रोसोफिला मक्खी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तो ये एनिमल के ऊपर एक्सप्लेन किया था, डिस्कवरी किया था ड्रोसोफिला मक्खी के ऊपर, और मेंडल प्लांट के ऊपर डिस्कवरी किया था। क्या रहा बच्चों, चार्ल्स डार्विन जैसा कि सब लोग नाम से आप पहचानते होंगे। तो चार्ल्स डार्विन ने वंशागति के लिए पेंजे से सिद्धांत दिया, जो बाद में आविष्कार कर दिया गया था। आनुवंशिक द्रव्य में देखा जाएगा तो परिवर्तन को म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि बच्चों अगर जीन अपना स्थान बदल लेती है ना, या एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाता है, तो उसी को ही क्या कहते हैं बच्चों, म्यूटेशन, यानी कि अचानक से हुई परिवर्तन को ही हम म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन भी बहुत सारी बीमारियों का भी कारण बनती है। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए तो आपका हीमोफीलिया हो गया, ये वालानता हो गया, तो ये हमारी बॉडी में म्यूटेशन अगर हो जाए ना जीन्स का, तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें बीमारियों के लक्षण दिख सकते हैं। कह रहा है कि डीएनए के एकल क्षारक युग्म का परिवर्तन बिंदु उत्तर परिवर्तन जो है आपकी कहलाती है। मेंडल की कार्य की पुनः को जो खोज हुई थी 1900 में डी ब्रिज और कोलेंस और सेलमैक द्वारा ही थी, क्योंकि मेंडल के मरने के बाद बच्चों यही तीनों वैज्ञानिक आए थे, और इन तीनों के हाथे मेंडल का मैगजीन लगा था, और ये मेंडल के सिद्धांतों का बच्चों रिडिस्कवर किया था। डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात जो होता है बच्चों 9 संबंध 3 संबंध 1 होता है, ठीक है, क्योंकि डाई हाइब्रिड में बच्चों ना 3 संबंध 1 का अगर हम एक का अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9 संबंध 3 संबंध 1, और इसका जो जीनोटाइप होता है बच्चों वो 1 संबंध 2 संबंध 1 का अगर स्क्वायर कर दोगे तो इसका जीनोटाइप आपका आ जाएगा। कह रहा है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप का देखो यहाँ पे दे भी दिया, 1 संबंध 2 संबंध 2 संबंध 4 संबंध 2 संबंध 1 संबंध 2 संबंध 1 संबंध 1, ठीक है, तो ये चीज है। कह रहा है कि परागकोश पृथक करने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन कहते हैं, यानी कि परागकोश क्या करते हैं, हटाते हैं। जैसे इमैस्कुलेशन प्रोसेस था ना, इमैस्कुलेशन प्रोसेस में मेंडल ने यूज किया था ना, उसने क्या किया था, जो फीमेल थी उसका जो वर्तिकाग्र था उसको ढक दिया था मेच्योर होने के लिए, ताकि कोई अन्य परागकण उसे पॉलिनेट कर न जाए, और फिर दूसरा मटर के पौधे के क्या किया था, उसको खुला छोड़ दिया था, उसके अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा था। जब मेल गैमेट बन गया तो उस मेल गैमेट को उठाकर जिसको हम ढक कर रखे थे ओवरी को उसके ऊपर गिरा देते हैं, फिर उसको बैक से ढक देते हैं, फिर कोई अन्य परागकण उसको फर्टिलाइज न करे। तो ये क्या करते हैं, वो मेंडल इसलिए किया था ताकि हमें शुद्ध नर और शुद्ध मादा की प्राप्ति हो, यानी कि नर मादा मटर के पौधे हमें प्राप्त हो। हीमोफीलिया को बच्चों ब्लीडर रोग भी कहा जाता है, बिल्कुल सही, क्योंकि अगर एक बार अगर इसमें हाथ कट जाए तो इसमें खून बहता नहीं। खून बहने का मतलब अगर गहराई में अगर आपके हाथ कट जाती है तो खून लगातार इसमें बहते रहेंगे। ये एक आपका देखा जाएगा जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसी हीमोफीलिया को हम ब्लीडर डिजीज भी कहते हैं, इसी को ही हम शाही रोग भी कहते हैं, और इसी को ही हम क्रिसमस रोग भी कहते हैं। क्रिसमस रोग इसलिए कहते हैं क्योंकि वैज्ञानिक क्रिसमस के अंदर सबसे पहले इस रोग को दिखाया जाता है। ब्लीडर इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर एक बार हाथ कट जाए तो उसमें खून आपके लगातार बहते रहते हैं, यानी कि आधे घंटे से लेकर 24 घंटे तक आपका लगातार बहता रहता है। तीसरा कंडीशन ये है शाही रोग, इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि महारानी विक्टोरिया के परिवार से ही ये बीमारी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इसे हम शाही रोग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि न्यूरोस्पोरा नामक कवक को पादप जगत का और ड्रोसोफिला भी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल से इसको याद रखिएगा। बार काय का प्रयोग जो था गर्भावस्था में संतान का लिंग निर्धारण करने के लिए भी किया था। हाँ, क्योंकि अगर बार काय अगर एक का प्रतिष्ठा पाया जाता तो कहते हैं कि फीमेल की उत्पत्ति है। अगर बार काय नहीं पाया जा रहा तो मैंने एक्स के साथ अगर वाई नहीं पाया जा रहा है तो वहाँ पे नर की उत्पत्ति है। मार्गन ने फल मक्खी पर अपने प्रयोग का सहलग्नता गुणसूत्री सिद्धांत भी दिया था, बिल्कुल याद रखिएगा। मार्गन यही है जिसने एनिमल के ऊपर डिस्कवर किया था। जैसे आपका था ना कौन, मेंडल ने पादप के ऊपर डिस्कवरी करके बताया ना कि जीन नेक्स्ट पीढ़ी में जाते हैं, तो वैसे मेंडल ने वैसे ही टीएच मार्गन ने ही फल मक्खी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तो फल मक्खी क्या आपकी एक एनिमल आ जाएगी।
डाउन सिंड्रोम की जो खोज है वो लैंगडाउन ने सन 1866 में की थी। ठीक है, डाउन सिंड्रोम F1 पीढ़ी में उत्पन्न संकर संतति का उसके किसी भी जनक से संकरण कराया जाए तो इस संकरण को हम संकर पूर्व संकरण या विपरीत संकरण कहते हैं। विपरीत संकरण का मतलब होता है बच्चों बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में अगर देखा जाए तो ये टी किसका है, ये शुद्ध हमारा लंबा है, और स्मॉल टी क्या है, ये हमारा शुद्ध बौना है। और इससे जो बच्चे आते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी, अगर इनका संकरण अगर उल्टा कराया जाए, माने इनके पेरेंट्स से, चाहे इस रिसेसिव ये शुद्ध बौना से या शुद्ध लंबा से अगर इनका क्रॉस कराया जाए, उसी को ही हम बच्चों कहते हैं बैक क्रॉस, माने उल्टा क्रॉस, माने पेरेंट्स से क्रॉस। अगला कह रहे हैं कि AB रुधिर वर्ग को सर्वग्राही कहते हैं और O रुधिर वर्ग को सार्वदाता कहते हैं। बिल्कुल, AB रुधिर वर्ग वाला जो होता है सर्वग्राही होता है। ये सबसे खून ले सकता है लेकिन किसी को दे नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडीज नहीं होते। एंटीबॉडीज अगर बच्चों किसी के अंदर अगर नहीं रहेगा, अब बाई चांस AB वाले को अगर एक ब्लड वाले ग्रुप को अगर दे दोगे तो उसका खून क्या हो जाएगा, थक्का हो जाएगा, क्योंकि AB का खून जैसे ही A वाले के अंदर जाएगा तो उसका ब्लड जो है जमने लगेगा, यानी कि ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा और उस इंसान की जो मृत्यु वो घुटन से हो जाएगी। और O वाले के बच्चों अगर देखा जाएगा, इसके अंदर एंटीजन नहीं पाई जाती, इसके अंदर एंटीबॉडीज पाई जाती। और O वाला व्यक्ति जो होता है वो किसी को भी दे सकता है, मतलब A को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है, AB को भी दे सकता है, और आपका O को O नहीं दे सकता। O सबको देगा लेकिन लेगा केवल O से ही लेगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए इसे सर्वदाता कहा जाता है, यूनिवर्सल ये डोनर है। मेंडल के प्रयोग को अगर देखा जाए बच्चों सन 1966 में दी एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में ही इसकी नामक पत्रिका में इसकी एक लोकल मैगजीन थी, उसी लोकल मैगजीन में इसके सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। मैंने इसका सिद्धांत जो है वो दिया गया था 1866 में। बच्चों याद रखिएगा। मटर का पौधा जो होता है बच्चों द्विलिंगी पुष्प वाला था, इसीलिए तो मेंडल ने इसको चुनाव किया था, क्योंकि ये क्या है, द्विलिंगी है, बाइसेक्सुअल। आराम से इसके अंदर नर भी मिल जाएंगे और मादा भी मिल जाएंगे, और फर्टिलाइजेशन क्रॉस के चांसेस जो होते हैं बच्चों ज्यादा होते हैं। वह संकर जिसमें किसी एक ही लक्षण के दो विपरीत रूपों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, एक संकर संकरण कहते हैं कि मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है बच्चों, एक जीन को उठाना। क्योंकि मेंडल ने कितने जीन को उठाया था, 7 लक्षण को उठाया था ना, उन 7 में से केवल अगर एक को उठाकर अगर स्टडी करेंगे तो उसी को एक संकर का संकरण कहता है। और मेंडल ने एक लक्षण किसका चुना था, लाल यानी कि प्लांट हाइट, लंबापन और बौनापन को चुना था, तो उसको हम 1 जीन कहेंगे, क्योंकि लंबा प्लांट की हाइट क्या है, एक लक्षण है, एक लक्षण यानी कि एक जीन है। और टोटल 7 लक्षण लिया था, जिसे हम 7 जीन के नाम से जान सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज है, इसी को ही हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे, इसी को ही हम एक संकर संकरण के नाम से जानते हैं। वंशागति लक्षणों की वंशागति संबंधी प्रयोगों में यदि जनकों की अदला बदली कर दे तो इसे हम वित्तक्रमणीय संकरण कहते हैं। यानी कि अगर देखा जाएगा जो भी आपके रिजल्ट प्राप्त होने, यानी कि पेरेंट्स लक्षणों की वंशागति संबंधी प्रयोगों में यदि जनकों की अदला बदली की जाए, यानी कि इसका और इसका इसमें अगर कर दिया जाए अदला बदली गेमिट का, तो उसे बच्चों हम व्युत्क्रमणीय संकरण कहते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी इसका आएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है बच्चों, तो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करिए, प्लीज 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 सब्सक्राइब करिए और वीडियो को मेरे फॉलो करिए, ताकि अन्य बच्चों के पास ये सारे क्वेश्चन जाए और जिनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अभी बोला गया ना, जेनेटिक्स के बिना हमारा बायोलॉजी क्या बच्चों इनकम्प्लीट है। तो ये जो हमारे प्यारे बच्चे हैं, ये यूपी बोर्ड वाले हो चाहे CBSE बोर्ड वाले बच्चे हो, इनको थोड़ा एक बार जरूर देखेंगे, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपके जरूर आ जाते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर ही आपके मेंडल के ऊपर, मेंडल क्या किया, क्या एक्सपेरिमेंट किया, किन चीजों को लिया, किन चीजों को नहीं लिया, रिजल्ट क्या है, और आने वाले समय में इसका कितना रिजल्ट जो है सक्सेस होता है अन्य प्लांट्स के ऊपर। तो इस चैप्टर में केवल इन्हीं के बारे में मिलता है, जिसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो आपको अच्छी लगी ये वीडियो बच्चों तो प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आज के लिए इसमें इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।